तो हेलो गाइस, आज के इस कार्बन एंड कंपाउंड के अमेजिंग से सेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके आगे भी यूज आएगा, 11th 12th में भी आपके बहुत यूज आने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहली बात तो कार्बन होता क्या है? शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो इसमें कार्बन नहीं होता होगा। अर्थ क्रस्ट में कार्बन है, हर एक एलिमेंट के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। हर एक जो कोई भी चीज है, वुड है, फैन है, मेटल्स है, हर एक में कार्बन होता है। तो ये कार्बन होता क्या, आज अपन यही देखने वाले, इसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, इसके एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, ये देखने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वेटेज इसके एग्जाम में 7 मार्क्स रहने वाला है, मतलब 7 मार्क्स श्योर शॉर्ट का एक सेशन आपका ये। इसके बाद ये इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो कार्बन क्या है ये देखेंगे, दूसरा बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, तीसरा कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्या होता है ये भी देखेंगे अपन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, अकरेंस, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड ग्रेफाइट क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ग्रेफाइट वर्ड। ये अपन ने मेटल एंड नॉन मेटल में भी डिस्कस किया था, आज इसमें भी डिस्कस करेंगे। जो मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्कस किया था वो भी डिस्कस करेंगे, और जो इसमें अलग से एक्स्ट्रा था वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट, बकमिस्टर फुलविन, ये एक एलोटोप है कार्बन का। इसकी स्पेलिंग याद नहीं रहती बहुतों को, इसको प्रोनाउंशिएट करना भी नहीं आता है, तो ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कार्बन होता क्या है, ये एक एलिमेंट है। पहली चीज तो यही होगी कि कार्बन क्या है, ये एक एलिमेंट है। दूसरा, एक नॉन मेटल है। तीसरा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कोल होता है। चौथा, इट्स अमाउंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज वेरी स्मॉल। अमाउंट बहुत स्मॉल है, बट हर एक चीज में, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल मेड अप ऑफ कार्बन विच आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे 11th 12th में एक अलग से बुक बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जेई जेई लो या आप नीट लो, कुछ भी स्ट्रीम लो आगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कार्बन से बनते हैं ना कंपाउंड्स, विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो कार्बन से बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन, आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, जो अपन डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं ना, जितनी भी चीजें यूज करते हैं, कोई भी फोन है, वो है, वुड है, कुछ भी है, वो ज्यादातर किससे बनी होती है? कार्बन से ही बनी होती है। तो चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है, मतलब कैसे बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। जो कार्बन है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख लेते हैं पहले तो, शायद से तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख लेते हैं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपन को जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए कि कैसे एलिमेंट्स है ना वो फिल किए जाते हैं शेल्स के अंदर, हाउ एलिमेंट्स आर फिल्ड इन द शेल्स। हाउ डिड द एलिमेंट्स फिल्ड इन द शेल्स, एलिमेंट्स शेल्स के अंदर कैसे फिल किए जाते हैं। तो पहली चीज, शेल्स क्या होती है कि नेमिंग है इनकी, KLMN, ऐसी आगे भी होती है। इसके बाद क्या है कि इसमें एलिमेंट्स फिल कैसे किए जाते हैं, इसमें फिल करने का एक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो। पहले फॉर्मूले से देख लेते, बाद में याद कर लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है, 2n का स्क्वायर। किसी भी शेल में कितने एलिमेंट होंगे वो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, ऐसी फर्दर आगे चलती जाएंगी इसमें। तो ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्या है फॉर्मूला, 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ गई, n 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, इसमें 2 था, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, इसमें 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, इसमें 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 2 32, ऐसे आगे सो एज फर्दर हो जाएगा। इसके बाद ये देखना अपन को, फिल करने के लिए किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है ना, तो लास्ट शेल होती है, उसको अपन बोलते हैं एक लास्ट शेल बोलते हो, इलेक्ट्रोवेलेंट शेल बोलते हो। या फिर लास्ट शेल।
दोनों बात बराबर है। लास्ट शेल या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट शेल में है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू बी स्टेबल। स्टेबल होने के लिए कितनी वो इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट शेल में स्टेबल होने के लिए। ये तो टॉपिक तो डिस्कस कर लिए थे, ये भी हो गया था, यहाँ पे थे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर मैं मानता हूँ याद होंगे मैक्सिमम बच्चों को। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है बच्चे 6 होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फिल कैसे करना है? KLMN सो एस 6। तो पहले में कितने थे? 2 थे। दूसरे में कितने थे? 8 थे। 8 ही थे ना दूसरे में। क्या था? 2n स्क्वेयर, n की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया ना। तो दूसरे में 8 थे, है कितने इसके पास? 2 यहाँ पे भर दिए, 4 ही बचे, तो 4 भरोगे यहाँ पे। तो स्टेबल होने के लिए इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। एक हीलियम में एक्सेप्शन है, बाकी हर एक एलिमेंट को लास्ट शेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? फ्रॉम वेयर दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स विल कम। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? 4 हैं, तो चाहिए तो क्या करेगा ये? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, या फिर ये बोल दो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। ये वही नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वही स्टेबल होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इसे क्या चाहिए? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। या फिर एक हीलियम वाला एक्सेप्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो भी ये स्टेबल है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना पहली शेल में, और तो भी स्टेबल ही होगा ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने के लिए क्या है ना, एनर्जी ज्यादा चाहिए, वो कम चाहिए होती है। और 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के लिए इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसको कम एनर्जी चाहिए। तो फिर कोई ज्यादा, आप एक सामान लेने जाओगे मार्केट में, मान लो पेन लेने गए, एक दे रहा 50 रुपए का, एक दे रहा 40 रुपए का, आप किससे पेन लोगे? जो 40 रुपए का दे रहा भाई, उससे तो लोगे ना। तो ये भी ऐसे ही करेंगे। ये ज्यादा एनर्जी का लॉस ना करने की वजह कम एनर्जी लॉस किस में हो रही है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे तो एनर्जी कम लूज होगी, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जो इसके लास्ट या फिर लास्ट शेल में है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को एक वर्ड आएगा आपके। मैं जब टॉपिक डिस्कस कर रहा था तभी बताया था मैंने, टेट्रावेलेंट। ये देखिएगा, टेट्रावेलेंट, ये ना एक वर्ड है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट है ना ये लिखा हुआ। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है ये बताइए। टेट्रावेलेंट, इसको वर्ड को टेट्रावेलेंट का मतलब कैसे डिफाइन करते हैं अपन? टेट्रावेलेंट की स्पेलिंग यही होती है, ये होती है ना टेट्रावेलेंट की स्पेलिंग। ये ठीक थोड़ा तो लिख दिया, ये लो टेट्रावेलेंट। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। अब जी बोलोगे वैलेंसी क्या होती है? अब आप लोग बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी होती क्या है यहां पे? तो बच्चे वैलेंसी होती है अपनी कि जो ये कार्बन है ना, या फिर कोई भी एटम है या फिर एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? बताइए। वैलेंसी क्या होती है? कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी एलिमेंट को लूज करने हैं, जो गेन करने हैं, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। वैलेंसी क्या होती है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू गेन या फिर लूज टू स्टेबल, टू बी स्टेबल, या फिर गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
स्टेबल होने के लिए चाहिए, या फिर ये बोल दो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लूज करे गेन करे नो मैटर, चाहिए कितने वो होती है। ठीक है, पेपर में आ जाएगा तो यही डेफिनेशन लिखनी है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आएगा तो 1 या फिर 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कार्बन की वैलेंसी बताओ क्या है, ये क्या होता है, एक आधा छोटा मोटा टॉपिक चीज वो दे देंगे। ठीक है, कहाँ गए अपन, कहाँ गए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन पे आ गए। इज इट विजिबल? तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन बता दिया अपन ने क्या होता है, देख लिया कार्बन ये चीज होती है स्ट्रक्चर। तो अभी अपन ने देखा था जैसे कि पीछे कि 3 चीजें होती है अपने पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देयर आर 3 थिंग्स बेसिकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर होता है अपना, ये क्या है, कार्बन का ही स्ट्रक्चर है ये। किसका स्ट्रक्चर ये, कार्बन का। यहां तक समझ आ गया, इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्रावेलेंट, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं टेट्रावेलेंट क्या होता है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, but to be stable it requires 8 electrons in outermost shell, so that's why carbon is tetravalent। 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए, वो क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो टेट्रावेलेंट क्या होगा, 4 थी इसमें, चाहे 4 का गेन करे चाहे 4 को लूज करे, कोई सा ही केस हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को कितने यूज होते हैं, 4, तो वही इसीलिए टेट्रावेलेंट वर्ड यूज हो गया। देखिएगा, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। आगे बढ़ते एलोट्रोप्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में कई बार आता है, इससे यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस वैसे भी आ जाता है एमसीक्यूज में, उससे बकमिस्टर फुलरिन से भी आ जाता है। क्या स्क्रीनशॉट लेने हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। कहां से, यहां से, ये तो बता ही दिया था, यहां से ले लेना। इसके टॉपिक्स है, ये लो मैं साफ कर देता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। टेट्रावेलेंट वैलेंसी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू गेन और लॉस टू बी स्टेबल या फिर गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी होती है। ये कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। आपके आगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड में रहेंगे ना, अगर आगे आप, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, केमिस्ट्री तो दोनों में आएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें काम आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। ये लो, आगे चले। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं। फॉर्मूला टू फाइंड हाउ मैनी, formula to find how many electrons formula to find how many electrons to fill in a shell is equals to 2n square. Here n represent shell number. Here n represent shell number. चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। टेट्रावेलेंट ये होता है, ये इसका भी ले लो, वरना आपको वैसे ही नोट्स मिल भी जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो।
इसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? 3 एलोट्रोप्स होते हैं, देखो, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेन। क्या होता है? रिपीट करो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेन। डायमंड क्या होता है? इसकी तो प्रॉपर्टीज आपको पता है, हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर। क्या होता है? स्लाइड बना लो एक। डायमंड क्या है? डायमंड, इट इज अ हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर। एक हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस है नेचर में। और क्या होता है डायमंड? देख लेते हैं आगे। ये रहा डायमंड आगे आपका। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस क्या होता है? ब्रिलियंस क्या होता है? चमक होता है, इसका मतलब शाइन, लस्टर। इट इज अ क्वाइट हैवी एंड हार्डेस्ट known substance in nature. It is made up of carbon only. It doesn't conduct electricity. इससे क्या प्रूव होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इससे एक चीज प्रूव होती है, क्या? इट इज अ नॉन मेटल। क्या ये इससे प्रूव होती है? एक नॉन मेटल है, ये चीज प्रूव होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो वो नॉन मेटल ही होंगे या मेटल हो जाएंगे? बताओ। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता तो नॉन मेटल ही होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। आगे चले, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या? ये एक मेटल है या नॉन मेटल ही है? बताओ। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल में अपन ने पढ़ा था, नॉन मेटल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, मेटल के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं बट मरकरी सॉलिड नहीं होता। ये इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेगा अपना, ये लिखा हुआ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ नॉन मेटल। इट इज अ नॉन मेटल। ये अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था चैप्टर 3 में कि क्या ग्रेफाइट एक मेटल है या नॉन मेटल है। एक्सेप्शन था, मैंने बोला था, रेड पेन से लिखा हुआ था, यहां से कहीं पे ऊपर से लिखा हुआ था, यहां से कहीं पे लिखा हुआ था कि ये एक नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच होता है और डायमंड से हल्का होता है। ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, इट इज लाइटर देन डायमंड एंड सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको देखो पेपर में कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे इसमें लिख रखा है। मैंने बोला था किसी ने लिख दिया है, बट आपको पेपर में कैसे लिखना है? मान लो डायमंड आ गया या फिर ग्रेफाइट आ गया, बताओ कौन सा लिख के बताएं? कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बताइए। डायमंड लिखना है, ग्रेफाइट? डायमंड। चलिए डायमंड लिख लेते हैं। इट, पहले ये लगाओगे सॉल्यूशन, इट इज अ कलरलेस opaque substance। क्या एक? इट इज अ नॉन मेटल इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? चौथा पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट क्या रह गया बताइए? It is hardest occurring substance in nature। ये क्या है? hardest occurring substance है नेचर के अंदर। क्या ये? hardest occurring substance in the nature। hardest occurring substance है ये नेचर में। और क्या रह गया इसके अलावा? इसके अलावा और क्या रह गया अपना? हो गए चारों पॉइंट। 2 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं कभी आप पैराग्राफ बना के लिखने लग जाओ, वैसे नहीं लिखना है, अलग से आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है।
एक पॉइंट रह गया, डायमंड समझ लिया अच्छे से, ग्रेफाइट भी समझ लिया, यहाँ पे जितना लिखा हुआ ये तो सारा समझ लिया, या कुछ रहता है इसमें? इसमें एक वर्ड को उठा के वो इतना खींच देगा ना एग्जामिनर, कई बार क्वेश्चन आया और बच्चे मार खा जाते इसमें कि याद नहीं रहता होता, क्यों स्लिपरी होता है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी लिखा हुआ यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्लिपरी लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ देखो, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। पूछेगा वाई ग्रेफाइट, वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, क्यों होता है ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच? तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे? What is the reason behind that graphite is soft and slippery in touch? Because ये रीजन आपको कहां छिपा हुआ है देखते हैं, छिपा तो इसी में है, पीपीटी में छिपा है, क्यों? ये रीजन यहां छिपा हुआ था। ये क्या बन गया आपका, ये बताओ क्या बन गया ये? क्योंकि है ना ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू हेक्सागोनल लेयर्स, बिकॉज ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन हेक्सागोनल लेयर्स। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज क्या लिखोगे इसमें कि जो हेक्सागोनल लेयर्स है ना आपकी ग्रेफाइट की, हेक्सागोनल लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती रहती है ऐसे, किसकी वजह से? लेस ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी बात आएगी वंडरवॉल फोर्स क्या है, स्पेलिंग पे बचा ना, वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है? ये एक सबसे जो कम less attractive force in nature are known as van der Waals forces. Less attractive forces of nature are known as van der Waals forces. इसके ऊपर एक दो पॉइंट्स और याद कर लो आप, क्या? ये इन लेयर्स के बीच में ना, हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में कितना स्पेस होता है? वो होता है 0.34 नैनोमीटर। एंड जो ये कार्बन एटम्स है ना एक हेक्सागोन की, ये मत सोचना ये अलग है, इसका साइज एक्स है, इसका साइज वाई है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। यहाँ पे जो इन दो कार्बन, एक हेक्सागोनल रिंग है उसमें दो कार्बन एटम है ना, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 0.14 नैनोमीटर है, ये रहा, और ये 0.34। ये दोनों चीज याद रख लेना, पेपर में कई बार एमसीक्यूज में आती है, वैसे नहीं आती है, एमसीक्यूज में आती है, तो याद रहनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड मेकिंग ज्वेलरीज एंड कटिंग ग्लास, ये बहुत स्मूथ ग्लास को काटते तो ग्लास कटर्स होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। आगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट टू मेक अ स्पेस शटल, पेंसिल, ड्राई इलेक्ट्रोड सेल एज ए लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट के लिए भी क्यों यूज होता है? वही सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच में, इसीलिए इसको एज अ लुब्रिकेंट वी विल यूज। इलेक्ट्रोड ऑफ अ ड्राई शेल, पेंसिल, स्पेस शटल, ठीक है। लास्ट बकमिस्टर फुल्लेन, इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन containing cluster of 60 carbon atom joined together to form a spherical molecule। ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस कैसी शेप होती है इसकी, बस शेप याद कर लो, कैसी शेप होती है। शेप दिखा देता हूं, फुटबॉल टाइप में शेप होती है इसकी, ये रही। ये पेंटागन्स होते हैं इसमें, कैसी होती है? कुछ कितने कुछ पेंटागन्स होती है इसमें और कुछ हेक्सागन्स होते हैं। तो इसमें कई बार क्या क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेंटागन इन बकमिस्टर फुल्लेन एंड हेक्सागन इन बकमिस्टर फुल्लेन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आता है इसमें, अपना जो ये बकमिस्टर फुल्लेन है ना, इसमें 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं, ठीक है। ये चीज याद कर लेना। तो इसी के लिए आज के सेशन में जो आए थे, जिसने भी देखा, लाइव देखा है फिर बाद में देखने वाले हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।